हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर जो है कक्षा 8वीं विज्ञान के अंतर्गत जो है तारे और सौरमंडल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसमें जो है हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, लेकिन ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एमसीक्यू के अंतर्गत। देखा जाए तो एमसीक्यू आज के समय में जो है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट रहा है और हमेशा एग्जाम में देखा जाए तो एमसीक्यू ही आता है। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्व रखेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है तारे और सौरमंडल। तारे और सौरमंडल जो है यानी स्टार एंड द सोलर सिस्टम, ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये साइंस के अंतर्गत है। और हमारे समक्ष जो ये चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तारे और सौरमंडल तो ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन यहाँ पर इन बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों से कर सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो है ये छोटा लेकिन कहते हैं आघात बहुत ही तगड़ा करता है। इसलिए इन क्वेश्चनों को छोड़ देना उन बच्चों के लिए बहुत ही जो है खतरनाक साबित हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखा जाए तो हमारे समक्ष यहाँ क्वेश्चन आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, रवि आधी रात को आसमान में शुक्र की तलाश कर रहा था। आखिर रवि आधी रात को आसमान में शुक्र की तलाश क्यों कर रहा था? और देखा जाए तो शुक्र के कारण जो शुक्र की जो तलाश कर रहा था तो उस पर मोहन हंस पड़ा। आखिर मोहन क्यों हंसा? क्या रवि जो आधी रात में आसमान में शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था क्या ये गलत था? आखिर मोहन ने क्यों हंसा? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। देखा जाए तो मोहन के हंसने के क्या कारण थे? ए, सूर्योदय के 1 से 3 घंटे बाद या सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। बी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे बाद ये दिखाई देता है। या सी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले या सूर्यास्त से 1 से 3 घंटे पहले ये दिखाई देता है। या डी ऑप्शन की तरफ नजर करें तो कहते हैं सूर्योदय से 1 से 3 घंटे बाद या सूर्य अस्त से 1 से 3 घंटे पहले दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ पहले बाद इसी में जो है क्वेश्चन उलझा हुआ है। तो यहाँ पर मोहन को हंसने का क्या कारण हो सकता है? इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन जो है कारण है। और इसे एक और बात आप समझ जाएंगे कि शुक्र की जो है हम किस समय देख सकते हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन रहेगा समझने के लिए भी और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन छोटे होते हैं लेकिन देखा जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है भरी पड़ी रहती है। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले, इसलिए क्वेश्चन का जवाब जो है आप फटाफट अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको एनालाइज करना है कि आपने कितना आंसर सही दिया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे सही आंसर। ये आपके जो है नॉलेज का जो है जांच करने के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि रवि आधी रात को आसमान में शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था। चलिए, शुक्र ग्रह की शायद उसे लगा होगा कि शुक्र ग्रह जो है आधी रात में दिखाई देता है, इसे तलाश किया। लेकिन सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ये उठता है कि मोहन उस पर क्यों हंसा? क्या वो गलत कर रहा था? भाई, शुक्र ग्रह को तो देखना तो सबके इच्छा होती है, लेकिन मोहन क्यों हंसा? मोहन के हंसने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह था, क्या सूर्योदय के 1 से 3 घंटे बाद और सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है? नहीं जी, ऐसा तो नहीं था। क्या बी, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले, सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पहले
और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। हाँ, इसी कारण जो है यहाँ पर मोहन जो है रवि पे हंस पड़ा, क्योंकि वो आधी रात को जो है शुक्र ग्रह की तलाश कर रहा था, जो गलत है। उसको ये नहीं पता था कि सूर्य उदय से 1 से 3 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण जो है मोहन उस पर हंस पड़ा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है, इसको तो आधी रात में तो शुक्र ग्रह की तलाश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह तो जो है सूर्य उदय से 1 से 3 घंटे पहले और सूर्य अस्त के 1 से 3 घंटे बाद दिखाई देता है। तो इसी कारण जो हंस पड़ा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और यही इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है कि पहचाने योग्य आकृति बनाने वाले तारे को क्या कहते हैं। पहचाने योग्य आकृति बनाने वाले हम तारे को क्या कहते हैं? क्या हम उसको नक्षत्र कहते हैं, बी प्रणाली कहते हैं, या सी आकाश गंगा कहते हैं, या डी क्षुद्र ग्रह कहते हैं? देखिए आप अपना आंसर जो है यहाँ पर दे सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्वेश्चन, या आप मुझे कमेंट करके भी इसका जो है राइट आंसर बता सकते हो। आप जो भी माध्यम चुनते हो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि पहचानने योग्य आकृति बनने वाले तारों को हम क्या कहते हैं। जो आसमान में आकृति बनती है जिसको हम बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या आकाश गंगा कहते हैं, या प्रणाली कहते हैं, या जो है नक्षत्र कहते हैं? तो आपने कई व्यक्तियों के मुंह से सुना होगा नक्षत्र। तो इसका मतलब जो हम पहचानते हैं आकाश में तारे को, वो नक्षत्र होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ए जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? क्या ए ध्रुव तारा, बी ओरियन, सी कैसियोपिया, या डी रवि? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और हर एक क्वेश्चन को पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर आप पहले कर लोगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। बाद में आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बैठना है और आपको ही करना है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप पहले जो है इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कई बच्चे ये कहते हैं कि आप टिक नहीं लगाते हो। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना कि मेरा अंदाज अलग है, तभी मैं सबसे अलग हूँ, ठीक है। अगर मैं टिक लगा दूंगा तो आप अगर कभी कोई टेस्ट होगा, कोई एग्ज़ाम होगा, या कोई भी आपके स्कूल में या कहीं भी, और कोई बच्चे ट्यूशन व्यूशन में पढ़ते होंगे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, मोबाइल को चला लेंगे और जहाँ जहाँ टिक लगेगा उस आंसर पर टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग से इसको करें। अगर आप इसके वॉल्यूम ऑन करोगे, क्योंकि आपका आंसर जो है सिर्फ आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते कि इसका आंसर क्या सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है बिल्कुल ये सबसे अलग यहाँ पर कर रहा है, और ये आपके लिए ही महत्वपूर्ण रहता है कि एक बार जो है म्यूट करके वीडियो को सबको समझ लीजिए और अपना आंसर तैयार कर लीजिए, फिर बाद में इसके वॉल्यूम करके सारे का आंसर चेक कर लीजिए। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण था ना, कितना आसान था। इससे आपका सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए ये बात तो महत्वपूर्ण थी। अब हम क्वेश्चन पे नज़र डाल के देख लें कि क्वेश्चन में आखिर क्या कहा है। क्वेश्चन यहाँ कहा कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर है। देखिए ध्रुव तारा तो पृथ्वी के नज़दीक नहीं है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर गलत जा रहा है। ओरियन जो है, ओरियन भी पृथ्वी के नज़दीक नहीं है। ये तारा ओरियन जो है पृथ्वी के नज़दीक नहीं है। देखा जाए तो क्या सी कैसियोपिया है? जी नहीं, कैसियोपिया भी यहाँ पर जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक नहीं है, यानी सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत जा रहा है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारे समक्ष रह गया, रवि। हाँ जी, ये बात सही है कि रवि जो है तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो डी रवि जो है आंसर सही है।
यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है रवि क्यों बोल रहा है, रवि तो कोई तारा होता ही नहीं है। तो ये आपको मैं बता दूं कि सूर्य को हम रवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम हो तो आपको यहाँ एग्जामिनर जो है बहुत तरह से कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है जिस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है उस तरह से क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आप देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी सबसे नज़दीक है, तो रवि। रवि किसे कहते हैं, सन को, यानी सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो कंफ्यूज मत होना, रवि यानी सन, सन यानी सूर्य। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, अत्यधिक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए, अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर, देखिए सूर्य के चारों ओर जो है हर एक ग्रह जो है चक्कर लगा रहा होता है। घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी क्षुद्र ग्रह या ग्रह। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका जो है आंसर भी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर जो है सही आंसर आप लिख सकते हो अपने नोटबुक पे, या मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है आप जो है उसका उपयोग कर सकते हो। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और मुझे विश्वास है कि आंसर भी आप लिख चुके होंगे। क्वेश्चन है, अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए खगोलीय पिंड के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। हम धूमकेतु कहते हैं अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम जो है धूमकेतु शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, धूमकेतु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे। पहले देखा जाए तो हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, जिनमें से IAU ने 2006 के अनुसार एक नाम हटा दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया है कि जो 9वां ग्रह था, ठीक है, तो किसने कौन सा ग्रह को जो हटा दिया गया है। 9वां ग्रह कौन था जिसको IAU ने 2006 में हटा दिया है। तो ए है यूरेनस, बी है नेपच्यून, सी है प्लेटू, डी है पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन जो है आप महत्वपूर्ण हो तो आपको जो है आंसर पहले देना है और अपने नोटबुक पे इसको लिखना भी है, समझना भी है और एनालाइज भी करना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, और अब मुझे पता है कि आपका आंसर भी क्लियर होगा नोटबुक पे। तो चलिए देखते हैं, एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, जो आपको भी पता होगा, लेकिन उसमें से एक ग्रह को जो है नाम हटा दिया गया है। और ये कब किया गया है, ये किया गया है 2006 में IAU के द्वारा। तो वो कौन सा ग्रह है जिसको जो है IAU ने 2006 में हटा दिया है। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। देखिए पृथ्वी को तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नहीं है। पृथ्वी तो एक ग्रह है लेकिन पृथ्वी को हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। यूरेनस के साथ भी नहीं हुआ है, नेपच्यून के साथ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब प्लेटू है। प्लेटू जो है सी ऑप्शन आपका सही है। प्लेटू को जो है 2006 में IAU द्वारा जो है ग्रह के नाम से हटा दिया गया है। यानी पहले 9 ग्रह थे, अब जो है हमारे लिए सिर्फ 8 ग्रह हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। आपने कभी सुना होगा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको अगर पता होगा तो आप बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है प्रकाश से भरा वर्ष, बी हल्के कार्य वाला वर्ष, सी किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी, या डी
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। देखिए क्वेश्चन देख के ही आंसर का पता चल जाता है और यहाँ पर आपको भी ऐसा आभास हो सकता है। तो आप अपना आंसर जो है पहले लिखिए नोटबुक पे और बाद में एनालाइज कीजिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही गया है। क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर और साफ है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन भी होना चाहिए क्लियर। तो आंसर देखिए प्रकाश से भरा वर्ष। देखिए प्रकाश से भरा वर्ष क्या यहाँ पर बात पूछी जा रही है। क्या कभी हो सकता है कि प्रकाश ही प्रकाश हो हम उसको प्रकाश वर्ष कह दें? ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही ऑड दिख रहा है और समझ से भी यहाँ पर परे दिख रहा है। हल्के कार्य वाला वर्ष ये क्या हो सकता है भाई? हल्के कार्य वाला वर्ष का क्या मतलब है? ये ऑप्शन देना सही था? तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी? क्या यार ऐसे कोई ऑप्शन कोई चुनता है? ऐसे कोई ऑप्शन देता है क्या कि किस वर्ष पृथ्वी हल्की हो जाएगी? ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत बता रहा है। यानी देखा जाए तो जो आंसर है उसकी अपनी ही चमक होती है। अब डी देखिए अपने आप में ही चमक लेके बैठी पड़ी है। क्वेश्चन है देखिए आंसर है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, इसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। हो गया ना क्लियर आंसर? तो इसका आंसर हुआ डी। प्रकाश वर्ष है किसके बराबर? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है और आपका आंसर भी सही होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक आंसर सही नहीं दिया है उनके लिए और भी आगे मौका है अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। देखिए क्वेश्चन है डैश लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। कौन देता है? इसकी लंबी पूंछ के साथ दिखाई देता है और चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे यह पृथ्वी सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है। भाई ऐसा आपने कोई क्वेश्चन सुना था? लंबी पूंछ तो सुना होगा लेकिन लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है और जैसे जैसे सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। वो क्या है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह या डी उल्का। देखिए आप अपना आंसर दे सकते हो क्योंकि आप जरूरी हो, आपको पता होना चाहिए कि आंसर भाई क्या है। क्योंकि आप जो है या तो आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों में से कोई ना कोई कर ही रहे होगे तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो ये अच्छी बात है कि आप अपना आंसर जो है नोटबुक पे पहले लिखिए फिर इसका आंसर सुनिए कि भाई इसका आंसर हो क्या सकता है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए मैं देखता हूँ एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए डैश लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे ये सूर्य के निकट आती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। देखिए ए क्षुद्र ग्रह तो होगा नहीं, ये क्षुद्र ग्रह तो है नहीं, यानी बी धूमकेतु। धूमकेतु तो आप नाम सुने ही होंगे कई बार। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, धूमकेतु। धूमकेतु लंबी पूंछ के साथ एक चमकदार सिरे के रूप में दिखाई देता है और धूमकेतु जैसे जैसे सूर्य के निकट जाती है इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। तो इसका मतलब धूमकेतु का जो है ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और बी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाई है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा और जिन बच्चों ने कोई और ऑप्शन चुना है उनका गलत है। लेकिन यहाँ निराश मत होइए, आगे और भी हमारे समक्ष बहुत से विकल्प हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि साफ रात के आकाश के दौरान, जब साफ होती है रात तो आकाश में, यानी जिस दिन आपको आकाश साफ रहेगा उस दिन चमकदार रोशनी की धारियां अक्सर दिखाई देती है और इन्हें टूटते तारे कहा जाता है। आखिर वो टूटता हुआ तारा होता क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? जब आसमान साफ होगी, लेकिन आपको पता है कि शहरों में जो है आसमान साफ नहीं होती है, प्रदूषण के कारण आपको तारे नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जो बच्चे पिंड से बिलोंग करते हैं उनको ये बात साफ समझ में आएगा कि वहाँ पर जो है साफ आकाश होती है और चमकदार रोशनी की धारियों को अक्सर हमें दिखाई देती है और इन्हें हम जनरली भाषा में टूटते हुए तारे कहते हैं। लेकिन वास्तव में टूटता हुआ तारा नहीं होता है। आखिर वो होता क्या है? ये टूटते तारे होते हैं। भाई टूटता तारा तो पहले ही बोल चुका है कि टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कहीं हद तक सही नहीं दिया गया है। क्या उसको हम धूमकेतु कहते हैं या सी उल्का पिंड कहते हैं या डी ग्रह कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प है और आपका आंसर भी दिलचस्प होना चाहिए। तो आप अपना आंसर जो है पहले अपने कॉपी पे लिखिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
ठीक है, बाद में एनालाइज कीजिए कि आपका आंसर कितना सही गया, और लास्ट में जो है मुझे कितने में से कितना सही गया जरूर कमेंट करके बताइए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, विश्वास है कि लिख भी लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि साफ रात के आकाश के दौरान चमकदार रोशनी की धारियां अक्सर हमें दिखाई देती है। इन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में टूटता हुआ तारा नहीं होता है। तो होता क्या है? ये टूटते तारे, ये तो भाई रिजेक्ट है पहले ही। बी धूमकेतु, नहीं, धूमकेतु इसको हम नहीं कहते हैं। क्या सी उल्का पिंड कहते हैं? हाँ जी, ये ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने उल्का पिंड लगाई है उनका यहाँ पर ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि टूटते हुए तारे जो अक्सर जो होते हैं वो उल्का पिंड होते हैं, वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं। उल्का पिंड कैसे बनता है, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि आखिर उल्का पिंड बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि आसमान में जो है बहुत से कण तैर रहे हैं, लेकिन ये जो है तैरते तैरते जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें आग लग जाती है। आपने देखा ही होगा कि कल्पना चावला का भी इसी तरह से जो है, जैसे ही वो वायुमंडल प्रवेश किया उसके जो है यान में आग लग गई कुछ खराबी के कारण। ऐसा ही होता है कि जब भी कोई उल्का पिंड होती है, जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें आग लग जाती है, और ये जब गिरती है तो हमें टूटता हुआ तारा नजर आता है। लेकिन इन उल्का पिंडों के कारण कई बार बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। मान लीजिए किसी खेत में गिर जाए तो पूरा खेत जो है जल जाती है, किसी घर पे गिर जाए तो वो घर जल जाती है, तो इसलिए खतरनाक होता है। तो आप यहाँ पर टूटते तारे के बारे में समझ गए होंगे, विश्वास है कि ये दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के परिवार के संबंधित नहीं है, यानी सोलर सिस्टम के फैमिली में से कौन संबंधित नहीं है। क्या वो ग्रह है, या बी आकाश गंगा है, या सी उल्का पिंड है, या डी धूमकेतु है। अब अपना आंसर जो है नोटबुक पे लिख सकते हो, और ये जरूरी भी है क्योंकि बाद में एनालाइज भी करना है। चलिए, आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, अब हम इसका आंसर के जो है एनालाइज करके देखें। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल परिवार संबंधित नहीं है। आपको बता दूं मैं कि धूमकेतु जो है वो सौर मंडल का परिवार का एक हिस्सा है, उल्का पिंड भी जो है सौर मंडल परिवार का एक हिस्सा है, और ग्रह भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली बात है कि हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि सौर परिवार के जो है संबंधित नहीं है, तो जर्नल सी बात है, सौर परिवार से संबंधित आकाश गंगा नहीं है। आकाश गंगा जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसलिए जो है बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। आप बी ऑप्शन को जो है टिक कर सकते हो, और बी ऑप्शन को आप लगा के आगे बढ़ सकती हो। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है करेक्ट, आगे और भी ऑप्शन है, आप भी बने रहे। जो दे रहे हैं आंसर उनके लिए और भी आगे क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, देखिए कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कौन सी छोटी वस्तु घूमती है। अब देखिए क्वेश्चन के यहाँ पर कितना दिलचस्प है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कौन सी छोटी वस्तु घूमती है। क्या ए उपग्रह घूमती है, बी धूमकेतु घूमता है, या सी क्षुद्र ग्रह घूमता है, या डी उल्का पिंड घूमता है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप जरूर पहले लिखिए, ये महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एग्जाम में आपको ही पहले बैठना है और आपको ही आंसर देना है। ठीक है, इसलिए आप अपना आंसर जो है इसमें से चुन के अपने कॉपी पे लिख सकते हो, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। चलिए देखते हैं, हम इसको एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इसका क्वेश्चन हो क्या सकता है। देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो है कौन सा वस्तु घूमती है। देखिए, उपग्रह तो नहीं घूमती है, उपग्रह तो किसी ग्रह के उपग्रह होते हैं। धूमकेतु का भी यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच संबंध नहीं है धूमकेतु का। तो क्या सी क्षुद्र ग्रह का है। हाँ जी, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, क्योंकि क्षुद्र ग्रह ही है जो छोटी वस्तु घूमती रहती है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, सी ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष
क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण लग रहा है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। क्या ए बुध है, क्या बी शुक्र है, या सी धरती है यानी पृथ्वी, और डी क्या शनि है। तो आप अपना आंसर यहाँ पर क्या लगा सकती हो। आप अपना सोचिए कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, और सोच के अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे जरूर लिखिए, क्योंकि बाद में एनालाइज भी करना है आपने। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। भाई कौन सा है, आपने कभी सुना है कि ब्रह्मांड का चमकीला ग्रह कौन सा है। तभी कहता हूँ ना, आप तो 8वीं क्लास के अंतिम सिरे पर पहुँच गए हो, लेकिन आपको बहुत से क्वेश्चन जो है जिसे आप दूरी बना रखे हो, लेकिन त्रिपान स्टडी सेंटर आप तक जो है सारे क्वेश्चन पहुँचाएगा, सारे कक्षाओं का, सारे सब्जेक्टों का। इसलिए आपको जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करके रखने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप रख लेते हो, अगर 8वीं कक्षा में वो रख लेते हो, तो आपको जो है एमए तक आपको सहायता प्रदान करेगा, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी इसी के साथ हो जाएगा। इसलिए जो है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए। चलिए आप रखिए शेयर करने की भावना, मैं आपको आंसर बताने की भावना रखता हूँ। क्वेश्चन है ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। देखिए बुध जो है चमकदार ग्रह नहीं है, क्योंकि सबसे चमकीला बुध तो नहीं है। लेकिन एक बात देखा जाए तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। जो बी ऑप्शन है यानी शुक्र जो है काफी चमकीला ग्रह माना जाता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका आंसर भी सही है। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे देखते हैं। कहते हैं जो बेस्ट होगा उसको खुद ही पता चल जाएगा कि उसने कितने आंसर का सही जवाब दिया है। तो इसलिए हम अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के निकटतम कौन से ग्रह है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है और कई एग्जामों में पूछी गई है क्वेश्चन ये। क्या ये नेपच्यून है, या बी मंगल ग्रह है, या सी बुध ग्रह है, या डी पृथ्वी है। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिख सकते हो और मुझे जो है इसका सही आंसर बता सकती हो। क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, सोच लिया होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है कि बच्चे बहुत ही जल्दी लिखते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ के, क्योंकि समझ के नहीं कीजिएगा तो गलत जाने के चांसेस बहुत रहेंगे। और आपको तो पता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बच्चों को सोच समझ के और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। बहुत से मैंने देखा है, बहुत से वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें लिखे होते हैं कि आप ट्रिक यूज़ कीजिए, सारे आंसर सोल्यूशन कर दीजिएगा। लेकिन भाई साहब एक बात आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक कभी सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक एक जगह लग जाएगा, दो जगह लग जाएगा, हर जगह काम नहीं करता है। सबसे महत्वपूर्ण होती है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्वेश्चन को समझते हो, एक दो बार देखते हो, तो ऑटोमेटिक आपको सारा आंसर जो है बेखूबी याद हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग का जो चांस होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर सुनिए क्या है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह में देखा जाए तो नेपच्यून तो है नहीं, मंगल ग्रह को भी हम नहीं कह सकते कि सूर्य का निकट मंगल ग्रह भी नहीं है, तो इसका मतलब पृथ्वी या बुध होगा, लेकिन पृथ्वी तो है नहीं, तो इसका मतलब बुध ग्रह है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही है, बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के साथ आप जा सकते हो, सी बुध सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है पहला भारतीय उपग्रह क्या था। क्वेश्चन समझे, पहला भारतीय उपग्रह का नाम बताना है आपने कि भारत ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था। क्या उसको इनसैट कहते हैं, या उसे हम एजुसेट कहते हैं, या हम इसको जो है IRS कहते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और डी ऑप्शन के साथ जो है आर्यभट्ट कहते हैं। तो आप अपना आंसर जो है पहले लगा सकते हो, मुझे आंसर का जवाब दे सकते हो।
क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा बच्चों को जो है प्रायोरिटी देता है, बच्चों को सबसे पहले आंसर देना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हो और आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी खेल नहीं है, सब कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे कि डैश पहले भारतीय उपग्रह का नाम है। देखिए, अगर देखा जाए तो इनसेट भी भारतीय ग्रह है, लेकिन ये पहली नहीं थी। देखा जाए तो एजुसेट भी भारतीय उपग्रह है, लेकिन फिर भी ये पहला नहीं है। और इवन IRS ये भी जो है भारतीय ही उपग्रह है, लेकिन ये पहला नहीं है। इसका मतलब पहला जो था आर्यभट्ट था। देखिए, आर्यभट्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खगोलीय विज्ञान के बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था। आर्यभट्ट ये मानते थे कि जो सूर्य ग्रहण होती है वो एक्चुअली में किसी ग्रह कोई जो है कोई राक्षस उसको निगलता नहीं है, जबकि सूर्य और जो पृथ्वी एक दूसरे के सामने आमने सामने आते हैं, इससे सूर्य ग्रहण हो जाता है। कोई ग्रह सामने आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहली बात बताई थी और इसको बहुत से लोगों ने उस समय नकार दिया था, लेकिन बाद में जब खोज हुई तो ये बस उनके जो है समक्ष आई। तो इसी के कारण जब हम पहली बार भारत ने उपग्रह छोड़ा था तो उसका नाम जो है आर्यभट्ट रखा था। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो, डी ऑप्शन आपका सही है कि आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन एक IQ लेवल के अंतर्गत है। देखिए क्वेश्चन है, यदि शनि को समुद्र में फेंक दिया जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन है कि यदि शनि को समुद्र में फेंक दिया, शनि एक ग्रह है, ठीक है, अगर शनि को हम समुद्र में फेंक दिया जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो तैरता रहेगा, या यह डूब जाएगा, या सी यह विलीन हो जाएगा, या डी यह सारा पानी सोख लेगा? तो देखिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो UPSC एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट रहा है कि मान लीजिए हम शनि ग्रह हमारे पास है, हम शनि ग्रह को जो है समुद्र में फेंक देते हैं तो क्या होगा? भाई क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, और फटाफट आप अपना आंसर लिखिए, क्योंकि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हो। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका। ठीक है, आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत ही जल्दी काम करते हैं। तो आपने अपना नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन इतना दिलचस्प है तो आंसर भी यहाँ पर दिलचस्प ही होगा। यदि शनि को हम समुद्र में फेंकेंगे तो ये सारा पानी सोख लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सारा पानी नहीं सोखेगा। डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो क्या वो विलीन हो जाएगा? समुद्र में अगर जाएगा तो डूब जाएगा? नहीं, ये भी बात सही नहीं है। यानी बी भी ऑप्शन गलत हो गया कि डूब जाएगा। विलीन का मतलब भी होता है कि वो अदृश्य हो जाएगा। क्यों अदृश्य होगा? कोई जादू की पावर है कि वो अदृश्य हो जाएगा, या डूब जाएगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि शनि ग्रह जो है पानी में तैरेगा, क्योंकि पानी में देखा जाए शनि का ग्रह का जो है वजन पानी के वजन में बहुत हल्का महसूस होगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए ये जो है शनि अगर समुद्र में अगर आप फेंक देते हो मान लीजिए तो ये जो है तैरेगा। यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ए तैरता रहेगा, यानी ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन मौजूद है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल साफ है और मुझे विश्वास है कि सब बच्चों को इसका आंसर भी ज्ञात है। क्या आपको पता है कि किस ग्रह पर जीवन मौजूद है? अगर है तो फटाक से आंसर को जो है लिखिए अपनी नोटबुक पे और मुझे कमेंट करके भी बताइए, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, मुझे कमेंट भी कर दिया होगा, ये मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर जीवन मौजूद है। भाई जर्नल सी बात है, बृहस्पति पर तो है नहीं, चांद पर भी है नहीं, तो पृथ्वी पर ही होगा। हम लोग पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। और ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम पृथ्वी पर ही ऐसा वायुमंडल बना हुआ है जहाँ पर जीवन संभव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर पानी है, ठीक है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तभी जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। लेकिन इंसानों की गतिविधियों के कारण पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, जो है जल जो है प्रदूषित हो रहे हैं। तो शायद आने वाला समय में पृथ्वी पर हम ये नहीं कह सकते कि जीवन संभव है, हम ये कहेंगे कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जर्नल सी बात है, हमारी एक्टिविटी ही गलत हो रही है। हम पानी को प्रदूषित करते जा रहे हैं, भूमि को हम दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को हम काटते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना आने वाला समय में इसका ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा।
इसलिए हमें पृथ्वी को बचाना है, ये भी संकल्प हमें लेना है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है। क्वेश्चन तो यहाँ साफ है और क्वेश्चन भी पीला है। कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है? ए क्षुद्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी वरुण ग्रह या डी शनि ग्रह। आपको जो भी आंसर सही लगता है आप अपना आंसर चुन सकते हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपको आंसर सबसे पहले देना है। यही त्रिपाण स्टूडेंट का नियम है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे, आप अपना आंसर लिख भी लिए होगे या मुझे कमेंट कर चुके होगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है। कहाँ से? पृथ्वी से। कि कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है, तो आप अपना आंसर चुन लिए होगे। देखिए कौन सा ग्रह पीला दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात तो देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह तो होगा नहीं क्योंकि क्षुद्र ग्रह पीला हमें नज़र नहीं आती है। बी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को भी नहीं कह सकते हो। इवन देखा जाए तो सी वरुण ग्रह को भी हम नहीं पीला देख सकते हैं, पीला नज़र नहीं आती है। तो शनि ग्रह जो है पीला नज़र आती है, तो शनि ग्रह जो है पीला है। और आपको पता है कि धार्मिक के अंतर्गत शनि ग्रह को जो है देवता माना जाता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका सही है, शनि ग्रह। आप शनि ग्रह पे जा सकते हो, यानी शनि ग्रह जो है हमें पीला नज़र आता है। तो चलिए देखते हैं हमें आगे कौन सा क्वेश्चन नज़र आता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आया? सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? क्या नेपच्यून है या बी बृहस्पति है या सी बुध है या डी पृथ्वी है। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है। आप अपना आंसर सोच सकते हो और मुझे जवाब दे सकते हो। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा और कॉपी पर लिख भी लिया होगा। दोस्तों लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं वही कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं नहीं आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं समझा है और उन्होंने अच्छा कोशिश नहीं किया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दो बार वीडियो आप देख लोगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही कई बच्चे होते हैं जिनको अभी तक जो है चैप्टर की समझ ही नहीं है, तो आप जो है एक अच्छा लिंक बन सकते हो। तो इसलिए तो हमेशा मैं कहता हूँ कि दूसरे बच्चों को भी जो है आप अपने साथ रखिए। और एक तब होता है साथ जब आप इस वीडियो को उनसे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि शेयर ही केयर होता है। और एक बात महत्वपूर्ण रहता है कि जो बच्चे बार बार कोशिश करते हैं उनको कामयाबी जरूर मिलती है। क्योंकि आपने कहावत जरूर सुनी होगी, कृत कृत अभ्यास तो जरमती होत सुजान, रस्सी अब जात तो सिल पे परत निशान। जो कोशिश करते हैं तो बड़े से बड़े कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बार बार रस्सी को ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एक पत्थर पे भी रगड़ पड़ जाती है। तो बार बार अगर आप कोशिश करोगे तो कामयाबी आपको क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कामयाबी के साथ इस क्वेश्चन को भी हम नजर देख लेते हैं क्या है। देखिए सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखा जाए तो इसका आंसर भी यहाँ पर क्लियर ही होना चाहिए। तो मैं बता दूं सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन नेपच्यून जो है सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने कभी सुना था कि किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन है ए शुक्र को, बी मंगल को, सी बृहस्पति को, डी बुध को। तो आप किसको कहते हैं सुबह का तारा और शाम का तारा। आप अपना आंसर जो है पहले लिख सकते हो और मुझे जवाब दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो हम अगर आंसर पे एनालाइज करें तो देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। जनरल सी बात है दोस्तों, हम जो है बुध को तो कहते नहीं हैं। हमने कभी भी नहीं सुना है कि बुध को हम सुबह का तारा और शाम का तारा कहें, क्योंकि देखा जाए तो बुध जो है और जो है बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति तो यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है कि सुबह का तारा और शाम के तारा के अंतर्गत। इवन कि मंगल को भी नहीं आता है, यानी मंगल बी ऑप्शन भी यहाँ पर जो है सही नहीं है। तो इसका मतलब है हम शुक्र को कहते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका सही है
कि हम शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। यानी ए ऑप्शन आपका सही है। आगे आप अगला क्वेश्चन करने के लिए भी तैयार हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु प्रत्येक के बाद देखा जाता है। देखिए, हेली एक धूमकेतु है। हेली एक नाम है जो कि एक धूमकेतु है, लेकिन ये कितने साल या महीनों के बाद दिखता है, आपको बताना है कि हेली धूमकेतु है लेकिन प्रत्येक के बाद दिखाई देता है। कितने साल कितने महीने के बाद दिखाई देता है, तो ये अगर आपको आंसर पता होगा तो आप साफ इसका आंसर दे सकते हो। तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए या मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका आंसर सही होगा और आप भी सही हो, इसलिए आपका आंसर सही होना जरूरी है। देखिए, देखा जाए अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पर जो है हेली धूमकेतु प्रत्येक के बाद देखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर है 76 महीने 76 वर्ष, ये भी ऑप्शन बताता है, और 56 महीने 56 वर्ष। यानी दोनों जो है ऑप्शन एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, सिर्फ महीने वर्ष का फ़र्क है और समय काल का फ़र्क है। तो इसका मतलब देखा जाए तो सी डी जो है ऑप्शन यहाँ पर मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पर द्वंद्व सिर्फ दो ही क्वेश्चन में बन रहा है, ए और बी में। तो इसको हम महीने में ले सकते हैं कि वर्ष में, ये आपको सोचना है और आपको आंसर देना है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे। मैंने इतना आसान कर दिया है, इससे अधिक आसान मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो आपने अपना आंसर देख लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर हेली धूमकेतु प्रत्येक कितने साल के बाद या कितने महीने के बाद दिखाई देता है, तो आप अगर आपने कहते हैं महीने, तो आप लोग कहते हैं हम देखते ही हैं कि देखो 76 महीने तो आप देख ही सकते हो, लेकिन 76 वर्ष नहीं देख पाते हो। तो 76 वर्ष में क्या महीनों में क्या आपको कभी दिखा धूमकेतु? कभी दिखा होली धूमकेतु? कभी दिखा? नहीं दिखा ना। तो इसका मतलब महीना तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने अभी तक लाइफ में नहीं देखा। तो इसका मतलब महीनों में तो होगा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्षों में होगा, क्योंकि 76 वर्ष बहुत लंबा काल होता है। ठीक है, कई बंदे रहते हैं, कई बंदे नहीं रहते, क्योंकि हमारे देखा जाए तो इंडिया के जो है यहाँ पर एवरेज लाइफ जो होती है मुश्किल से 60 होती है। तो इसका मतलब यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है कि हेली धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई दिया जाता है। यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बताता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, उर्सा मेजर एक है। देखिए, उर्सा आपने सुना होगा कभी कि उर्सा मेजर है क्या? क्या ए सितारा है, या बी नक्षत्र है, या सी केवल दूरबीन से देखा जाता है, या डी उपग्रह है? क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि उर्सा होता क्या है। क्या कभी आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो तुक्का मत लगाइए, इस आंसर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि जब पता हो तभी आंसर देना चाहिए। नहीं तो कहते हैं आपको देखते देखते नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग पे मत सोचिए, इसको सोचिए, विचार कीजिए और अपना 90% दीजिए कहाँ पर सही हो सकता है। तो आपने कोशिश कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कोशिश करके बताते हैं। देखिए, उर्सा मेजर एक है। उर्सा मेजर एक जो है सितारा नहीं है, सितारे से इसका कोई संबंध नहीं है, ना तो इसको उपग्रह से संबंध है, ना केवल दूरबीन से देखे जाने वाले हैं। इसका संबंध नक्षत्र से है। यानी देखा जाए तो उर्सा जो है नक्षत्र से संबंध रखता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और हम भी जो है अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने कभी सुना भी होगा कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी बुध, या डी मंगल? तो आपका जवाब क्या है? आप अपना जवाब जो है अपने कॉपी पर लिख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, ये मुझे विश्वास है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है कि किस ग्रह को उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपने सोच लिया। देखिए, बात अगर हम करें बृहस्पति, तो बृहस्पति का देखा जाए तो इतने उपग्रह नहीं है। ठीक है, और देखा जाए बी शनि, ये बात सही आता है क्योंकि शनि इज सही, शनि इज शनि, यानी शनि जो है बी ऑप्शन आपका सही है। यानी शनि ग्रह के जो है बहुत से उपग्रह हैं।
यानी देखा जाए तो ग्रहों में शनि ग्रह जो है कि उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और हम भी जो है अगले क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खगोलीय दूरियां मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? देखिए खगोलीय दूरियां, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी बेसिस है। और कोई भी एग्जाम हो सब में एनसीईआरटी यानी 8वीं से लेके 12वीं कक्षा में जो भी आपने अध्ययन किया है उसी क्वेश्चनों को जो है वहाँ पर बनाया जाता है। और बच्चे जो है मोटे मोटे किताबों को, मोटे मोटे बुकों को अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन आता है नीलबटा सन्नाटा। तो इसीलिए यहाँ पर त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए सभी क्लासों का जो है एमसीक्यू लाया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और हर एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है तोड़ रहेगा। तो इसको करना आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचने वाली बात है यहाँ पर, और आपको जो है इसका आंसर देने की बात है। तो आपने अपना आंसर दे चुके होंगे, लिख भी लिया है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। खगोलीय दूरियां मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? खगोलीय दूरियां मापने के लिए तो देखा जाए लीप वर्ष जो है नहीं है। और देखिए सदी भी नहीं है। डी ध्वनि वर्ष, ये भी नहीं है। सदी तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजेक्ट होता है। तो बी प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। आपने सुना है तो सही है, यानी बी ऑप्शन प्रकाश वर्ष सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसका आंसर जो है बी प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने बी प्रकाश वर्ष लगाया था उन सब बच्चों का सही है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा क्या कहलाती है? आपको पता है ना कि पृथ्वी से बाहर जाओगे तो एक आकाश गंगा आपको मिलेगा, और उस आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं? क्या पृथ्वी आकाश गंगा कहते हैं, या बी सूर्य प्रकाश आकाश गंगा कहते हैं, या सी आकाश गंगा ही कहते हैं, या डी नक्षत्र कहते हैं? तो आप क्या कहते हो? आंसर बहुत ही क्लियर है, आंसर भी साफ है और आपका आंसर भी साफ होना चाहिए। जल्दी फटाफट लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जिन बच्चों ने सोच लिया उनको बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपने लिख लिया होगा, अब हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। हमारी आकाश गंगा क्या कहते हैं? आकाश गंगा को क्या कहते हैं? पृथ्वी आकाश गंगा तो हम कहते नहीं हैं। हम सूर्य आकाश गंगा भी कभी सुने नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही वर्ड सुनते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, देखा जाए तो जैसे मुझे लग रहा है बहुत से बच्चों ने जो है सही ऑप्शन दिया है, यानी सही आंसर सभी बच्चों ने दिया है। तो बहुत ही दिलचस्प बात थी ये, और क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। तो आपने आंसर दिया। आप कहते ना जो भी एक आंसर भी दोगे ना तो आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा और त्रिपाण सेंटर का जो है कार्य सफल होगा, क्योंकि अब मेरा कार्य यही है कि हर बच्चे को जो है सही समझ हो, और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि ये वीडियो हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना होता है, जो बहुत ही आसान है। और आगे चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आसान है। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? क्या ए बुध ग्रह नहीं है, बी शनि ग्रह नहीं है, या सी बृहस्पति ग्रह नहीं है, या पोलर बियर ग्रह नहीं है, यानी महान भालू। देखिए पोलर बियर का हिंदी रूपांतरण यही होता है, महान भालू। तो इसका मतलब डी पोलर बियर नहीं है। आपका आंसर जो भी सही लगता है आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए हम देखते हैं एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ये क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध भी एक ग्रह है, ठीक है, बुध भी एक ग्रह है, और शनि भी एक ग्रह है, और बृहस्पति तो ग्रह है ही है। तो हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि ग्रह नहीं है, हमसे विपरीत पूछा है। तो ए बी सी तो ग्रह है, लेकिन देखा जाए तो पोलर बियर जो है यानी महान भालू जो लिखा हुआ है डी ऑप्शन, वो यहाँ पर जो है ग्रह नहीं है। इसका मतलब आप डी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है ओरियन एक है
ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? एक नक्षत्र है, बी एक सितारा है, या सी एक ग्रह है, या डी उपग्रह है? आपको क्या लगता है कि ओरियन है क्या? आप अपना आंसर जो है फटाफट दीजिए और बताइए। आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको आंसर बहुत जल्दी देना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा, सोच लिया होगा, जो काफ़ी दिलचस्प है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का एनालाइज करके देखें कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, ओरियन एक है। देखिए, ये ओरियन जो है एक उपग्रह तो नहीं है, और न ही एक ग्रह है, और न ही सितारा है, तो इसका मतलब नक्षत्र है। हाँ जी, आपका आंसर सही है, ये नक्षत्र ही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, और हम भी जो है अगले क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ आ गया है। क्वेश्चन है कि टूटते सितारे क्या कहलाते हैं? टूटते सितारे क्या कहलाते हैं? ए क्षुद्र ग्रह, बी आकाश गंगाएं, सी उल्का, या डी एंड्रोमेडा? देखिए, क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है और आपका ऑप्शन भी बहुत काफ़ी दिलचस्प है, तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो और मुझे सही आंसर बता सकते हो। ठीक है, आप अपना आंसर जो है चुनिए और बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और सबसे पहले अपने नोटबुक पे नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में एनालाइज करने में आसान रहेगा। तो आपने अपना क्वेश्चन चुन लिया होगा, तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? सोचिए, विचार कीजिए। देखिए, टूटते तारे क्या होते हैं? देखिए, क्षुद्र ग्रह तो होता नहीं है और न ही आकाश गंगा होता है, तो इसका मतलब उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड वो होते हैं जो हमारे जो है आकाश गंगाओं में, यानी हमारे सौरमंडल के आसपास तैरते रहते हैं, और वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो इसमें आग लग जाती है, जिसके हम टूटते हुए तारे कहते हैं, और ये सब उल्का पिंड होते हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, उल्का पिंड, यानी सी सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य है और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? क्या ए यूरेनियस है, बी नेपच्यून है, सी शनि है, या डी बुध है? आप अपना आंसर का जो है यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि कौन सा आंसर आपका यहाँ सही है। तो मुझे विश्वास है कि आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, चुन भी लिया होगा और आगे बढ़ने के तैयार भी रहे होगे। देखिए, हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। अब चेक करिए कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है? देखिए, यूरेनस तो है नहीं, यूरेनस तो नहीं है, और बी नेपच्यून। जी हाँ, नेपच्यून जो है सबसे दूर ग्रह है, यानी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो है नेपच्यून है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था उन सब बच्चों का जो है आंसर सही है, नेपच्यून यहाँ सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यदि मैं 13 वर्ष का हूं, अगर मैं 13 वर्ष का हूं तो मैं डैश बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा चुका हूं। क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है ना? ऐसे ही एग्जामिनर हमेशा यूपीएससी एग्जाम में भी पूछता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। यदि मैं 13 वर्ष का हूं तो मैं डैश बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा चुका हूं। ऑप्शन है, कभी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकते हम, बी है हमने 13 बार चक्कर लगाया है, सी है 26 बार लगाया है, और डी है जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। अब अपना ऑप्शन सुनिए, क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है और मज़ेदार भी है। शायद ही आपने क्वेश्चन कभी सुना होगा ऐसा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, चुन लिया होगा, बहुत दिलचस्प है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस पर एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, यदि मैं 13 वर्ष का हूं तो मैं सूर्य के डैश बार चक्कर लगा चुका हूं। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होता ना तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ये कहता है कभी सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगा सकते हैं। भाई, ये तो बात सही है कि हम सूर्य के चक्कर लगा सकते हैं क्या, लेकिन हाँ, हम लोग सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कैसे? ये बहुत बड़ी बात है
और बहुत समझने की बात है भाई साहब। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हम कहाँ पर हैं? पृथ्वी पे है। और पृथ्वी को चक्कर लगाने में 1 साल लगती है। कितने साल लगती है? 1 साल। तो आप अगर 1 साल जीवन जीते हो तो सूर्य के 1 चक्कर लगाते हो, यानी 1 साल में 1 बार। अगर आप 13 वर्ष के हो तो कितने बार चक्कर लगाओगे? 13 बार। इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन सही है। अब देखा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है 13 वर्ष, क्योंकि जितना वर्ष के आप होगे उतने वर्ष जो है आपको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाओगे, तो यानी बी ऑप्शन सही है। क्योंकि पृथ्वी अगर चक्कर लगाएगी तो हम भी लगाएंगे, क्योंकि हम भी तो पृथ्वी पर ही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है, यानी सबसे जो है डेंस कौन सा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यूरेनियम। देखिए यूरेनस काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप महत्वपूर्ण हो, आपको जो है सबसे पहले आंसर देना चाहिए। और आपको जो भी आंसर सही लगता है आप अपना आंसर जो है लिख सकती हो, अपने कॉपी पे नोट कर सकती हो, या मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकती हो। जो भी माध्यम आपको सरल लगता है वो माध्यम उपयोग करके मुझ तक आंसर पहुंचा सकती हो। और अंत में आपने ये करना है कि सारे आंसर जो है आप बताना है कि आपने कितने सही दिए और कितने गलत दिया। तो आपने अपना आंसर दे चुके होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। सबसे कम सघन ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है कम सघन नहीं है, बहुत सघन है, ठीक है। और इवन बृहस्पति भी बहुत सघन है। लेकिन सी देखा जाए शनि तो ये थोड़ा सा कम सघन है। लेकिन डी देखा जाए यूरेनियस, ये भी थोड़ा कम सघन है। तो यहाँ पर द्वंद्व सी और डी में है। तो आप अपना आंसर कौन सा चुन सकती हो? तो देखा जाए तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी है, शनि। यानी शनि जो है सबसे कम सघन ग्रह है। तो आप सी ऑप्शन पे जा सकते हो और सी ऑप्शन को टिक लगा सकती हो। और हम भी जो है अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी है, कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह का निरीक्षण करना कठिन है। देखिए मंगल ग्रह का निरीक्षण करना यानी परीक्षण करना कठिन है, क्योंकि ए इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है, बी यह सबसे हमारे ग्रह से बहुत दूर है, या सी सूर्य की चमक से छिपा हुआ है, डी उपयोग से कोई नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत दिलचस्प है और आपका आंसर भी दिलचस्प होना चाहिए। तो फटाफट अपना आंसर दीजिए, कौन सा इसका आंसर सही होगा। सोचिए, विचार कीजिए और अपना जो है आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो क्वेश्चन पे हम एनालाइज करें तो मंगल ग्रह का निरीक्षण करना कठिन क्यों है? मंगल ग्रह पर तो आपको पता ही होगा कि सारे दुनिया ने अपनी पटाखा जो है फहरा लिया है। लेकिन मंगल ग्रह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हम निरीक्षण करना हमारे लिए कठिन क्यों होता है। आपने सुना ही होगा कि मंगल ग्रह पर तो सारे देशों ने जो है अपनी जो है परचम लहरा लिया है, सभी ने वहाँ की ज़मीन भी बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो मंगल ग्रह का निरीक्षण करना कठिन है। कारण क्या है कि यह इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए सबसे छोटा ग्रह की बात तो नहीं है, ये सबसे छोटा ग्रह नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। यह हमारे ग्रह से बहुत दूर है, हमारे ग्रह से दूर भी नहीं है। अगर दूर होता तो शायद मंगल पर पहुंचना सभी साइंटिस्टों के लिए जो है टेढ़ी खीर बन जाती, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। सी है, यह सूर्य की चमक से छिपा हुआ है। हाँ ये बात सही है, क्योंकि मंगल ग्रह पर जो है बहुत काफ़ी तेज रोशनी जो है सूर्य की आती है और सूर्य की चमक के कारण जो है ये ग्रह छुपा हुआ नजर आता है। इसलिए जो है हमें निरीक्षण करना बहुत कठिन साबित होता है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उनका आंसर सही है। अगर आपने जितने भी आंसर अब तक दे चुके हो वो सारे आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और साथ में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। जो बच्चे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि दूसरे बच्चों को भी मदद करना है। अगर आप दूसरे बच्चों को मदद कीजिएगा तो आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर भी बहुत मददगार साबित होगा।
और आपके लिए जो है एसएसटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो, जिसका भी होगा सबका वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लाएगा। और आप इस सब बातों का एनालाइज जो है प्लेलिस्ट में जाके कर सकती हो। इसे सोचिए नहीं, शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। व्हाट्सएप एड्रेस पे लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, जो बच्चे का मोबाइल में आपका नंबर सेव होगा, वो सब जो है स्टेटस जरूर देखेंगे और जिनको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगला वीडियो किसका होगा और कितना महत्वपूर्ण होगा शायद आपको ना पता हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।